नमस्कार दोस्तों, इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के टॉप सिलेक्टेड शॉर्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए में है शब्द, ऑप्शन बी में है व्यंजन, ऑप्शन सी में है स्वर, ऑप्शन डी में है वर्ण। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ए में है शब्द के समूह को, ऑप्शन बी में है वर्ण के संकलन को, ऑप्शन सी में है शब्द गणना को, ऑप्शन डी में है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए में है क ख, ऑप्शन बी में है य र, ऑप्शन सी में है च ज, ऑप्शन डी में है ट न। तो हमें कंठीय ध्वनियाँ बतानी है कि इनमें से कौन सी होगा। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्शीय व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है, जिसे 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग, पांचवा है प वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क वर्ग के वर्ण को हम कंठीय ध्वनियाँ कहते हैं, च वर्ग के वर्ण को हम तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं, ट वर्ग के वर्णों को हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं, ट वर्ग के वर्णों को हम दंतीय ध्वनियाँ कहते हैं और प वर्ग के वर्णों को ओष्ठीय ध्वनियाँ कहते हैं। इसे याद करने का ट्रिक ये है के टी एम डी ओ, केटीएम 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो हम इसी ट्रिक पर 5 वर्ग में जो वर्णों को बांटा गया है इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। आपको याद रखना है 5 वर्ग होता है, जिससे हम केटीएम 2 ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो क वर्ग के ध्वनियाँ को हम कंठीय ध्वनियाँ कहते हैं। तो क वर्ग में क और ख आता है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है। तो ट्रिक क्या है, केटीएम आपको याद रखना है, केटीएम 2। मूर्धन्य बताना है तो मूर्धन्य यहाँ होगा, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है और ये ट वर्ग है। तो ट वर्ग के वर्णों को हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ए में है ग और घ, ऑप्शन बी में है ज झ, ऑप्शन सी में है ड ढ, ऑप्शन डी में है प फ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में ट वर्ग में जो है ड और ढ आता है, तो ये जो है मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए में है अ आ, ऑप्शन बी में है क ग, ऑप्शन सी में है थ ध, ऑप्शन डी में है फ ब। अल्पप्राण वर्ण बताना है। तो यहाँ पर समझिए अल्पप्राण वर्ण कौन सा वर्ण होता है। तो जो स्पर्शीय व्यंजन है जिसे हम 5 वर्ग में बांटा है, उसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये जो है अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा पद अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क और ग ये तीसरा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क और घ अल्पप्राण वर्ण है। क 1 नंबर में आता है, घ जो है 3 नंबर में आता है। ठीक, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए में है मूर्धन्य स, बी में है य,
सी में है ग, डी में है ज। तो नासिकीय व्यंजन जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है नासिकीय, ऑप्शन बी में है मूर्धन्य, ऑप्शन सी में है ओष्ठ्य, ऑप्शन डी में है कंठ और तालव्य। तो ए और ऐ वर्ण जो है कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वर्ण, ऑप्शन बी में है ध्वनि, ऑप्शन सी में है पद, ऑप्शन डी में है शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ए में है वर्ण, बी में है ध्वनि, सी में है शब्द, डी में है पद। मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलना। मुंह से जो वर्ण बोलते हैं वह क्या होता है? ध्वनियाँ होती है। हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? ऑप्शन ए में है अ आ, ऑप्शन बी में है ई, ऑप्शन सी में है उ, ऑप्शन डी में है अन अ। तो आपको याद रखना है अयोगवाह वर्ण जो है अन और अ है। अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु वाला जो वर्ण होता है वो हमारा अयोगवाह वर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ए में है पुनः, बी में है इलाहाबाद, सी में है दिल्ली, डी में है उत्साह। द्वित्व व्यंजन वैसा व्यंजन है जिसमें दो वर्ण होते हैं। एक वर्ण आधा लिखा रहता है और दूसरा वर्ण जो है पूरा लिखा रहता है। तो इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए इसमें ल और ल ये दो वर्ण है, दोनों वर्ण सेम है लेकिन पहला आधा लिखा है, दूसरा पूरा लिखा है, इसलिए इसमें जो है द्वित्व व्यंजन है दिल्ली में। इसी प्रकार बिल्ली में दो ल है, एक आधा है और एक पूरा है। इसी प्रकार मिट्टी एक आधा ट है और एक पूरा ट है, तो इसीलिए ये द्वित्व व्यंजन का शब्द है। पुनः में नहीं होगा, इलाहाबाद में नहीं होगा। उत्साह देखिए इसमें तो आधा लिखा है लेकिन फिर पूरा तो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। वैसा वर्ण जिसमें दो वर्ण होगा, एक आधा लिखा रहेगा और एक पूरा लिखा रहेगा, उससे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रकम्पी, ऑप्शन बी में है स्पर्शी, ऑप्शन सी में है संघर्षी, ऑप्शन डी में है स्पर्शी संघर्षी। तो आपको पता होना चाहिए तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह को हम उसमेय व्यंजन कहते हैं और हम उसमें व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन कहते हैं हम तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ख ग, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ऐ औ, ऑप्शन डी है तालम स दंत स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख और ग जो है नवविकसित ध्वनियाँ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ण है? आपके ऑप्शन है ए ख, बी घ, सी भ, डी ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ। ये जो है अमानक वर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? आपके ऑप्शन में है ए संस्कृति की, बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी में है अंग्रेजी की, ऑप्शन डी में है दक्षिण भाषा की। तो आपको बताना है क ग ज फ कौन सी ध्वनियाँ है, किस भाषा से आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी। क ग ज फ जो है ये ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा से आया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 51, ऑप्शन सी में है 52, ऑप्शन डी में है 53। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर और व्यंजन को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला प्रश्न है अक्ष किसके अंतर्गत आती है? अक्ष वर्ण जो है किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए में है मूल स्वर, ऑप्शन बी में है घोष वर्ण, ऑप्शन सी में संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी में है तालव्य। तो यहाँ पर समझिए अक्ष, तर, ज्ञा और स्र ये चारों जो है अक्ष, तर, ज्ञा और स्र ये सभी संयुक्त वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्ष जो है संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए में है क, ऑप्शन बी में है छ, ऑप्शन सी में है तर, ऑप्शन डी में है ज्ञा। यहाँ पर समझिए शब्दकोश में हमें बताना है कि अक्षर का क्रम क्या होगा। यदि वर्णमाला में कहते तो हम ह के बाद अक्षर आता है, लेकिन यहाँ पर हमें शब्दकोश कहा गया है। तो यहाँ पर समझिए ये जो अक्षर वर्ण है ये किस से मिलकर बना है? अक्षर जो है आधा क और मूर्धन स ये दोनों मिलकर अक्षर बना है। तो इसलिए अक्षर वर्ण जो है क के बाद आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों क के बाद आएगा? क्योंकि आधा क और स मिलकर अक्षर बनता है। पहले क आएगा तब ना अक्षर आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? आपके ऑप्शन है ए ज प्लस य, ऑप्शन बी ज हलन प्लस य, ऑप्शन सी है ज प्लस ध, ऑप्शन डी है ज प्लस य। तो ज्ञ वर्ण जो है ये आधा ज प्लस य से मिलकर बना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अ, बी में है ज और झ, ऑप्शन सी में है ह, ऑप्शन डी में है स। तो यहाँ पर समझिए अघोष वर्ण कैसा वर्ण होता है? पांचों वर्ग के पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये जो है अघोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा तालम स, मूर्धन स और दंत स ये तीनों जो है अघोष वर्ण कहलाता है। तो अ नहीं होगा, ज झ भी नहीं होगा, ह भी नहीं होगा, स दिया है ऑप्शन डी में। तो स जो है हमारा अघोष वर्ण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठ, तालु, दंत। तो घ जो है क वर्ग में आता है, तो क वर्ग को हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला प्रश्न है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन जो है अक्ष, तर, ज्ञ और स्र ये चारों है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ। यह जो है संयुक्त व्यंजन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। हमें इसमें बताना है कि दंत वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है। ऑप्शन ए में है त, ऑप्शन बी में है न, ऑप्शन सी में है द, ऑप्शन डी में है ट। तो देखिए, त, न और ये ड, ये जो है त वर्ग में आता है, तो इसे हम दंत कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट है ये मूर्धन्य में आता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका उच्चारण जो है दंत नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ए में है अनुस्वार, बी में है अयोगवाह, ऑप्शन सी में है अंतष्ट्य, ऑप्शन डी में है अकरांत। तो जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे हम अकरांत कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है। आपके ऑप्शन है क प्लस स, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस स। तो अक्षर वर्ण जो है आधा क और मूर्धन स, इस दोनों से मिलकर बना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है 11 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। लिखने के आधार पर कहे या कुल स्वर की संख्या कहे तो उसकी संख्या 11 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 33, डी 25। तो हमें उच्चारण के आधार पर बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो है 10 होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं स्वर को, उसमें हम री को उच्चारण नहीं करते हैं, इसीलिए उच्चारण के आधार पर 10 स्वरों की संख्या होती है। जब हम लिखते हैं तो री को भी लिखते हैं, इसीलिए लिखने के आधार पर और हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर 10 होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अ, बी उ, सी ए, डी य। अ, उ और ए ये जो है स्वर है, यह जो है व्यंजन है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग में जो है त आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है और न आता है, ये पांचों वर्ण आता है। तो ऑप्शन ए में है ठ, ऑप्शन बी में है ढ, ऑप्शन सी में है न, ऑप्शन डी में घ। घ जो है क वर्ग का वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ जो है ट वर्ग नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ए में है 32, बी में है 34, सी में है 33, डी में है 36। तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण कौन सा वर्ण होता है। आपके ऑप्शन है ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। तो अयोगवाह जो है विसर्ग वाला होता है, अनुस्वार वाला होता है और चंद्रबिंदु वाला होता है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। ये जो है अयोगवा वर्ण है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ जो है किस वर्ग में आता है? ये जो है च वर्ग में आता है। तो च वर्ग को हम क्या कहते हैं? केटीएम ट्रिक से क वर्ग च वर्ग को हम टी है, टी से हम तालु कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4 है। अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। ऑप्शन ए में है अक्ष, ऑप्शन बी में है मूर्धन स, डी में है तर, ऑप्शन डी में है ज्ञ। कौन नहीं होगा? मूर्धन स नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन स जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन है? तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? च वर्ग को हम तालव्य कहते हैं। च वर्ग में च छ ज झ आएगा। ऑप्शन ए में है च छ ज झ, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी में है ट ठ ड ढ, ये मूर्धन व्यंजन हो जाएगा। त ध ये दंत हो जाएगा। प फ ये ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उष्मीय, अंतष्ट्य, ओष्ठ्य। ओष्ठ में प वर्ग वाला आता है। तालव्य में च वर्ग वाला आता है वर्ण। उष्म में तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतष्ट्य व्यंजन। य र ल व को हम अंतष्ट्य व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? ऑप्शन ए में दिया है व, ऑप्शन बी में है ह, ऑप्शन सी में है ल, ऑप्शन डी में है र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी र। इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुर्थांश अक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का प्रथमाक्षर। तो हमारे 25 स्पर्शीय व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है। तो सभी वर्ग का पंचमाक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण में हम री को उच्चारण नहीं करते हैं, इसीलिए स्वरों की संख्या 10 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ए में है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ऑप्शन बी में है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। ऑप्शन सी है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन डी है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो हमें सही क्रम में बनाना है। तो पहले ध्वनि आएगा, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 52, बी 33, सी 25, डी 15। स्पर्शीय व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है। पांचों वर्ग में 5 वर्ण होता है। तो कितना हो जाएगा? 5 25, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से क वर्ग का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क वर्ग।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण तालु से होता है? तो आपको केटीएम ट्रिक याद रखना है। केटीएम 2 कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, ट और प। तो त से तालु यानी च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण मुर्दा से किया जाता है? क वर्ग कंठ से किया जाता है, च वर्ग तालु से, प वर्ग ओठ से, ट वर्ग जो है मुर्दा से किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण दंत से होता है? प वर्ग ओठ से होता है, च वर्ग तालु से होता है, ट वर्ग मुर्दा से होता है, त वर्ग जो है दंत से होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से किया जाता है? त वर्ग जो है दंत से किया जाता है, ट वर्ग मुर्दा से किया जाता है, क वर्ग कंठ से किया जाता है, प वर्ग जो है ओष्ठ से किया जाता है उच्चारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।